नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी पर स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला। ये शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो भारत में नई दिल्ली में हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवेंट। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में भारत के किसानों, भारत के कामगारों, भारत के डॉक्टर्स, भारत के युवाओं, सभी के विकास की, सभी की खुशहाली की, तरक्की की, भारत की महिलाओं की खुशहाली की ये बातें की जा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एआई के माध्यम से भारत ने जो सपना देखा है विकसित भारत होने का, इसे और स्थायित्व मिल सकेगा और भी समयानुसार जिस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है इसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो आइए पहले अपने दर्शकों के सामने ये रखने की कोशिश करते हैं कि नई दिल्ली में एआई समिट जो हो रहा है इसके क्या मायने भारत की आम जनता निकाले, भारत की सरकार निकाले और दुनिया भर के जो टैलेंट है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो प्रतिभाएं हैं, उन्हें नई दिल्ली से क्या उम्मीदें हैं। भारतीय युवाओं के लिए एआई इम्पैक्ट समिट, इसके क्या मायने, इसको समझने की हम स्ट्रेट टॉक के जरिए कोशिश करेंगे। एक बात तो ये कही जाती है एआई के बारे में कि अगर इसे नहीं समझा समय रहते हुए तो पीछे छूटने का डर है, और ये डर भारत के युवाओं में, भारत का कह सकते हैं जो आईटी स्किल है उसमें भी देखा जा रहा है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एआई क्यों समय की ज़रूरत है। पहले दिन समिट की शुरुआत के साथ जो कुछ एक्सपर्ट्स का बयान आया मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ। ये एचसीएल के पूर्व सीईओ है विनीत नायर। वो दावा करते हैं कि एआई का असर दुनिया भर में 50% नौकरियों पर पड़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नए किस्म के जो हैं रोजगार सृजित होंगे, अवसर पैदा होंगे, और ये 50% जो नए किस्म के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसके लिए दुनिया किस तरीके से अपने युवाओं को ट्रेनिंग दे और मुफीद बनाए कि वो इन रोजगार के लिए जो है सुटेबल कैंडिडेट बन सके। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $70 बिलियन निवेश कर रही है भारत की सरकार, ये घोषणा हो चुकी है। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है $90 बिलियन, इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि भारत की सरकार का ये विज़न कि विकसित भारत में खेती, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एआई के ज़रिए इनको बढ़ावा दिया जाए। और इसी पृष्ठभूमि में नई दिल्ली में भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। तो आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के पैनलिस्ट। उनका सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे साथ रूपा सोनी जुड़ी हुई हैं, साइबर इश्यूज एक्सपर्ट। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश मेहता जुड़ रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हमारे साथ अविनाश चंद्रा जुड़ रहे हैं, पॉलिसी एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में अविनाश जी आपसे ही करती हूँ। नई दिल्ली में ये जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, इससे सिर्फ एआई समिट नहीं बल्कि एआई इम्पैक्ट समिट का नाम देकर भारत सरकार एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एआई का इम्पैक्ट, इसके प्रति भारत सरकार की जो सोच है, जो पॉलिसी है, वो काफ़ी स्पष्ट है कि वो चाहती है कि एआई का इम्पैक्ट भारत के जन जन तक पहुँचाया जाए। ये एआई समिट सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित ना हो सके, बल्कि इससे ह्यूमन काइंड का जो एक वेलफेयर है वो कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इसकी पॉलिसी है, ये सोच है। अविनाश, आपकी टिप्पणी और आपका आकलन या फिर आपकी अपेक्षा इस समिट से क्या है? क्योंकि हम शायद एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं हैं। सब अपने अपने अनुमान के अनुसार या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एआई का जितना इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए, उसके माध्यम से ही एआई को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की हम कोशिश करते हैं। अविनाश, अनम्यूट कर ले। अविनाश, अनम्यूट कर ले। जी 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 धन्यवाद नेहा जी। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में हम सभी जानते हैं कि एआई समिट स्टार्ट हुआ है और इसमें देश दुनिया के काफ़ी देशों के प्रमुख भी आ रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन जी एआई के
सैम ऑल्टमैन और काफी धुरंधर लोग यहाँ पे पहुंच गए बिल हैं गेट्स आ चुके हैं जी। और बिल गेट्स आ चुके हैं जी। तो और हमने देखा था कि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी हमारे जो मिनिस्टर्स थे वहाँ पे एक डिस्कशन हुआ जिसमें ये सारी बातें हुई कि इंडिया किस तरीके से इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या पिछड़ रहा है। अम, देखिए भारत एक विविधताओं वाला देश है और एक विशाल देश है जी। और यहाँ पे किसी भी सेक्टर में निगरानी की जो सरकार की ये कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से जैसे हम शुरू में देखा करते थे कि हमारे यहाँ लाल फीताशाही रेड टेपिज्म बहुत था जी और जी। किसी भी जो सरकारी योजना या सरकार के जो प्रयास होते थे उन पे एक बहुत तरीके से रोक लगती थी और कोई भी स्कीम कुछ भी पहुंचने तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब चूंकि कृषि और शिक्षा आदि चीजों में इस एआई के इम्पैक्ट को ज्यादातर आंकने की कोशिश की जा रही है जी। और इसीलिए भारत सरकार की कोशिश है कि और इसीलिए अभी हमने देखा कि क्लास 6 से स्टूडेंट्स को एआई को कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको पढ़ाने सिखाने कोडिंग आदि चीजों की कोशिश की जा रही है जी। तो और दुनिया में हम जानते हैं कि दो बड़े सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एक यूएस और एक चाइना कहीं ना कहीं जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके मन में इन दोनों देशों को लेके थोड़ा संशय होता है डाउट होता है। अमेरिका को लोग ये समझते हैं कि वो उसके जो भी वाणिज्यिक और व्यापारिक हित हैं वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है और जो चाइना है उसको तो लोग संदेह की दृष्टि से देखते ही हैं कि उनको हमेशा ही लगता है कि वो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करने के आड़ में सर्विलांस करने की कोशिश करता है तो ठीक चाइना है। को लेके लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। तो इंडिया का एक रोल इसमें उभर के आता है और इंडिया दिखाना चाहता है बताना चाहता है कि हमारे यहाँ जो अगर डेटा सेंटर डेटा हब बनता है एआई हब इंडिया बन के उभरता है तो ना सिर्फ इस देश का बल्कि और जो छोटे छोटे देश हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है वो इनका फायदा उठा सकते हैं। इंडिया ने हमेशा ये कोशिश करी है जैसे हमने कोविड के टाइम में भी देखा था कि अगर वैक्सीन बनता है तो आस पड़ोस के जो देश हैं उनको भी वो प्रोवाइड करने की इस तरीके से कोशिश की गई थी। तो मैं ये कह सकता हूँ ओपनिंग रिमार्क में कि उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है लेकिन हमें इसके जो और कुछ इम्पैक्ट हैं इफेक्ट हैं साइड इफेक्ट्स हैं उस पे भी थोड़ा और गहराई से डिस्कशन करने की जरूरत है क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ रोज अगर आप अखबार उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपए निकाल लिए अकाउंट से कभी किसी को कुछ उनके साथ गड़बड़ी हो गई और फ्रॉड हो गया और हमारे देश की अधिकांश जनता जो है अभी भी बहुत इंटरनेट फ्रेंडली या इस तरीके की डिजिटल अवेयर नहीं है। इसे डिजिटल अवेयरनेस से अगर जोड़ा जाए कि डिजिटली अवेयर नहीं है। यस और इस कारण मुझे लगता है और एआई जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है मुझे लगता है कि हमें थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है बिना इसे अडॉप्ट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते जी। समय है वो एआई का ही है लेकिन हम और आगे डिस्कस करेंगे हमें थोड़ा कॉशियस रहने की भी जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून है डेटा प्रोटेक्शन को लेके और इन सारी चीजों को वो बड़ा ही लचीला टाइप का है बहुत सख्त नहीं है हालांकि बनाने की कोशिश की जा रही है और जो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मैडम है वो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा कुछ प्रकाश डालेंगी। बिल्कुल बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। हमारे साथ सिद्धार्थ जी डॉक्टर जगदीश और रूपा जी भी जुड़ी हुई हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ये दुनिया में सबसे बड़ा जो एआई इवेंट कर रहा है उसका
भारत की इकोनॉमी या फिर भारत के जो कामगार हैं, जो स्किल सेक्टर है, जो किसान हैं, उन तक लाभ पहुंचाने की जो बात है वो क्या सिर्फ बात दिखती है, या फिर सरकार जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को पुश कर रही है और या फिर अपेक्षा कर रही है कि भारत में इन्वेस्टमेंट इसके ज़रिए आकर्षित किया जाए, तो क्या इसके माध्यम से ही भारत सरकार अपने आप को जो देश का जो लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत का, उस तक पहुंचने की ये एक सीढ़ी समझ रही है? और इसमें उन गरीबों का, उन महिलाओं का, उन युवाओं का कितना कंट्रीब्यूशन इसको इंश्योर किया जा सकेगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान जुड़े हुए हैं, फौरन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या भारत में एआई समिट सबके लिए है? इसमें किसानों का भी योगदान, इसमें जो है युवाओं का भी योगदान, और इसमें जो स्किल सेक्टर है उसका भी कितना कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग को इसके ज़रिए कितना बढ़ावा मिल सकता है? इनोवेशन को कितना बढ़ावा मिल सकता है? और अभी सरकारें जो इन तमाम सेक्टर्स में इनोवेशन की बात है, रिसर्च की बात है, उस पर कितनी गंभीर नज़र आती हैं, इसको भी समझा जाना बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो प्रयास हैं उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सकेगा और इससे संबंधित जो जानकारी हम अपने दर्शकों के पास पहुंचा पाएंगे। अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ सर, नई दिल्ली में दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, तमाम बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो विज़न पीपल, प्रोग्रेस और प्लैनेट का रखा गया है, क्या आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हो? और भूमिका जिस तरीके से अविनाश जी ने बांधी कि अमेरिका और चीन दोनों पर ही दुनिया का भरोसा जो है काफ़ी डगमगा रहा है, भारत एक ही रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो थोड़ा सा हम अपने पीछे जाकर देखें कि ऐसा नहीं है कि स्किल्स की कमी रही, लेकिन वो स्किल भारत में नहीं रुकते हैं, वो भारत के बाहर जाके परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ संसाधनों या फिर जिस गंभीरता की शायद ज़रूरत है वो नहीं मिल पाता है। सिद्धार्थ जी। जी, आपने जो सवाल किया इसमें एक राजनीति है और दूसरा एक इसमें तकनीक है। तो मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, तकनीक पे जाऊंगा, क्योंकि आपने शुरुआत में मेरा परिचय दिलवाया कि मैं बेंगलोर से आता हूं, जो कि आईटी हब है। तो अगर सीधा सा सवाल है कि अगर बेंगलोर आईटी हब है, हैदराबाद आईटी हब है, तो इस तरह के दुनिया भर के आईटी के टॉप लोग अगर आए हैं तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? उनको तो ये कार्यक्रम बेंगलोर में करना चाहिए था, क्योंकि उससे संबंधित सारे लोग बेंगलोर में रहते हैं। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटी मैं जो कहने वाला हूँ, ये एआई का जो पूरा मामला है, इसमें भारत कहीं ना कहीं, भारत सरकार, भारत का मतलब भारत सरकार यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में आ गई है। उसका कारण मैं बताता हूँ। एआई सुनने में आजकल इतना सुनने में आ गया है ना कि हमको एआई के बारे में एक भ्रम हो गया है। हमारे फोन के व्हाट्सएप में भी एआई है, ट्विटर में भी एआई है, गूगल में भी एआई है, चैट जीपीटी में भी एआई है। ये सब एआई को देख के सामान्य लोगों को लगने लगा है कि एआई तो मेरे पॉकेट में है, इतनी आसान चीज है। दूसरे तरफ हमारे प्रधान जी जब एप्स्टीन फाइल्स में बदनाम बिल गेट्स से मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होती है एआई एआई आई आई करने लगता है। तो हमको लगता है कि कहीं अब एआई ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का खेल है। अब तीसरी जगह एआई में एक शब्द आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस सुन के हमको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे यहाँ हैं। कहते हैं कि नासा के 25% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी है, मतलब बुद्धिमानी में हम ऑलरेडी मास्टर बन गए हैं। तो ये तो बुद्धिमानी का खेल है, तो हम इसमें ऑलरेडी मास्टर हैं। तो ये सब सुन के आपको ऐसा ही इसका एक साधारण सा उदाहरण है कि आजकल विश्व कप क्रिकेट चल रहा है। पिछले बार भी भारत जीता था, इस बार भी जीतने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि भारत विश्व कप क्रिकेट जीत सकता है। लेकिन 4 महीने के बाद दुनिया में एक विश्व कप फुटबॉल भी होने वाला है। विश्व कप क्रिकेट जीतने के बाद भारत बोले कि हम विश्व कप फुटबॉल भी जीतेंगे, तो पहला सवाल होगा कि क्या उस मैच में आप खेल भी रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, क्योंकि आप वहां पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हो। तो खेलना जीतने की तो बात बहुत दूर की है। तो इसीलिए ये भ्रम की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हो गई है क्योंकि एआई का ना, हम इंटेलिजेंस शब्द को तो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो एक आर्टिफिशियल शब्द है उसको हम भूल जा रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब एक ऐसी मशीन जो कि आपको उत्पादन करना पड़ता है, और कोई भी चीज को उत्पादन करने में समय, संसाधन, स्थान की जरूरत होती है। हम एक साधारण सा जब अपने फोन में गूगल सर्च करते हैं ना नेहा जी, तो हमारा सवाल हमारे फोन से हमारे मोबाइल टावर में जाता है, हमारे मोबाइल टावर से वो चेन्नई जाता है,
चेन्नई से दुनिया के उस कोने में समुद्र के नीचे केबल से जाता है अमेरिका में एक ओहियो शहर है जहां पर गूगल का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। वहां पर वहां की मशीन दिमाग लगाती है, वो दिमाग लगाने में उसका मशीन बहुत गर्म हो जाती है और जवाब उसी रास्ते घूम के हमको वापस आता है। पता है उस प्लांट को लगाने में गूगल को खर्चा कितना आया था? 1 लाख करोड़ रुपया। दिल्ली पूरा एक राज्य की सरकार का बजट से ज्यादा उसका वो प्लांट लगाने की कीमत है। उस प्लांट को रोज आपको पता है पानी कितना चाहिए? पीने का पानी, बिस्लेरी क्वालिटी का पानी 2 करोड़ बोतल। उस डाटा सेंटर को एक दिन में 2 करोड़ बोतल पीने का बिस्लेरी क्वालिटी का पानी चाहिए। उस डाटा सेंटर को रोज 11 करोड़, हर किसी भी एक समय में 11 करोड़ लाइट बल्ब जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए होती है। मतलब एक ऐसी चीज जिसके अब हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि हम इंदौर में लोगों को ठीक से पानी नहीं पिला रहे हैं, हर शहर में रोज पावर कट लगते हैं। तो आप जो एआई डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, जिसके पीछे जो डाटा सेंटर लगाने के लिए, जो उत्पादन करने के लिए जो तकनीकी जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरी कहां से करेंगे? इसलिए मैंने कहा ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अगले सेगमेंट में मैं बोल दूंगा कि ये सब होते हुए भी दुनिया भर के ये सारे बिल गेट्स से लेके सैम ऑल्टमैन तक भारत पहुंचे हुए क्यों है, इसका जवाब मैं अगले सेगमेंट में दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी जगदीश जी से भी लेना चाहूँगी। जगदीश जी, क्या आपको वही लगता है जैसा अविनाश जी कह रहे हैं कि भारत के पास मौका है, समय है, टैलेंट है और अपेक्षा भी है दुनिया को भारत के भूमिका से, लेकिन सिद्धार्थ जी ने जिन कमियों और खामियों और जिन चुनौतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, उसको देखा जाए तो डाटा सेंटर बनाने और उसके बाद इनोवेशन को सपोर्ट करने या फिर उसका खर्चा वहन करने, ये तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसे लगता है कि शायद हम बहुत दूर का सफ़र तय करने का सोचकर चल रहे हैं और एआई तो बात ही रफ्तार की करती है। जी नेहा जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं अविनाश जी और सिद्धार्थ जी की बात दोनों को आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ तक भारत देश का या दुनिया के बाकी देशों का सवाल है, एआई के बिना तो हम नहीं रह पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एआई के लिए जो भी बन पड़ेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, बजटरी प्रोविजंस हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो हमें सब जो है इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, ये तो एक बात जरूरी है। बाकी दूसरी बात जो अविनाश जी ने कही, सॉरी सिद्धार्थ जी ने कही, मेरा मानना ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के आज एआई की टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे इससे पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी थी, कंप्यूटर युग था, फिर इंटरनेट था, मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बाय हुम एंड फॉर हुम, अगर हम इस सिर्फ एक सवाल को समझ जाएं कि बाय हुम और फॉर हुम, किसके द्वारा और किसके लिए, शायद इससे हमारे दोनों सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं जो सिद्धार्थ जी ने बात कही उसी बात को बढ़ाना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है बाय हुम कहाँ से स्टार्ट होती है? क्या ये इंडिया का अपना विजन बन गया, या मोदी साहब का अपना विजन बन गया, या भारत सरकार का अपना विजन बन गया, या इवन यूएसए सरकार का विजन बन गया? नो, ये सीधा सीधा उन टेक्नोक्रेट्स जो कंपनीज हैं, जैसे गूगल का नाम लिया इन्होंने, इस तरह से कैपिटलिस्ट एक वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट की एक अपनी दुनिया है। वो 10 लोग या जो टॉप की कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, वो अपना मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, उसी तरह का वो नैरेटिव डेवलप करते हैं और वही सारे नैरेटिव सारी दुनिया में फैलाते हैं और उसके बाद उस दुनिया में वैसे रूल्स, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बातें शुरू हो जाती हैं। जी तभी मैंने कहा हम बच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि जिनका ये खेल है वो चलता बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए डेवलप तो करना पड़ेगा। लेकिन आगे दूसरा मेरा सवाल आता है, जैसे मैंने कहा कि बाय हुम, ये काम तो शुरू होता है कैपिटलिस्ट कारपोरेट वर्ल्ड से, जिनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सारा वो एक सेंटर पे होगा, जैसे गूगल का सेंटर है और या एआई का सेंटर है, सब अमेरिका में है या चाइना में है, जैसे अविनाश जी ने बोला। दूसरी बात है फॉर हुम, किसके लिए? जी यहाँ सारी पॉलिटिक्स आ जाती है, जो सिद्धार्थ जी ने कहा। यहाँ जब भी किसी देश में ये बात होगी कि हम जी एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, एआई के मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे, जी वहां जो कारपोरेट वर्ल्ड ने नैरेटिव दिया होता है, वो सरकारें वो नैरेटिव देना शुरू कर देती हैं कि जी एआई से किसानों को फायदा होगा, जॉब्स को फायदा होगा। भाई कैसे फायदा होगा? जैसे इन्होंने कहा अभी, भाई किसान के लिए तो जमीन जरूरी है, रिसोर्सेज जरूरी है, पानी जरूरी है, बीज जरूरी है। क्या वो एआई देगी, एआई की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती है क्या ये चीजें?
है जी ना, मुझे नहीं लगता कि एआई ये चीजें डेवलप कर सकती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है बिल्कुल। मैं अविनाश कि जी, अविनाश जी के पास भी आऊंगी। अविनाश जी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की बेहतरी की बात हो रही है और जो चिंता जगदीश जी ने यहाँ पर रखी है, या फिर संसाधनों की जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, उस पर अविनाश जी की क्या जानकारी या फिर वो क्या आपत्ति जताना चाहते हैं। और रूपा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि भारत में जो साइबर रिलेटेड क्राइम है उसको लंबे समय से अध्ययन कर रही हैं और कोर्ट में पीड़ितों की याचिका से भी लगातार जुड़ी हुई हैं। वो इसके लिए क्या चैलेंजेस देख रही हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे लेकर चलेंगे अविनाश जी के पास। अविनाश जी, आप अपनी आपत्ति रख सकते हैं, उसके बाद मैं रूपा जी से सवाल लूंगी। जी जी, इसमें आपत्ति जैसी दरअसल बात नहीं थी। ये सिर्फ मैं इसमें ऐड करना चाहता था कि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बात कही कि भाई कृषि के लिए जमीन की जरूरत है, एआई क्या करेगा। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने काफी इस रिगार्डिंग डिस्कशन की है। सरकार की तरफ से भी आप देखें तो देखिए एआई का प्रयोग करके, और निजी तौर पे भी, जैसे सरकार ने एक चैट बॉक्स रिलीज करा है। अब किसानों को अपने जो जमीन है उसका सॉइल हेल्थ अगर जांचना है, पता करना है, और ये सारी चीजें, कब इरिगेशन के लिए कितने पानी की जरूरत है, कितने दवाओं का, पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की जरूरत है, कितने यूरिया, और मतलब ये सारी चीजें जो है वो किसानों को, उनको एआई से उनके कंप्यूटर पे, उनके यानी इन phones पे किसानों के लिए ये किसी सारी कृषि चीजें, विशेषज्ञ की तरह वो चैटबॉट जो है काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जी ऑटोमेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन जी उनको मिलते रहते हैं। यहाँ तक कि किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान उनके फोन पे आ जाता है। उन्हें कब किस तरीके से उसकी प्लानिंग करनी है, ये सब जी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारी मशीनें हैं, ड्रिपिंग मशीन आजकल एआई से वो खुद से ही आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि कब ड्रिपिंग स्टार्ट करनी है, कब इरिगेशन बिल्कुल। और स्टार्ट इसमें करनी ड्रोन का जो है, एक सारी चीजें करती हैं। एडिशन, और जी जी बीमारियों का पता लग जा रहा है, फसलों का, उनको घर पे बैठे बैठे उनको पता लग जाता है कि उनके किस पार्ट में कहाँ पे कौन से कीड़े लग रहे हैं और कब उन्हें दवाइयों को छिड़काव करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये इसी सारा वजह जो से है भारत के वो छोटे छोटे जो जी जी, खेतिहर और मजदूर हैं बहुत या फिर किसान किसान। फायदा उठा रहे हैं इसका। जी जी, जी बस जगदीश ये जी, मैं ऐड करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, किसान फायदा उठा रहे हैं और ये देखा है और कई बार अपने कार्यक्रमों के जरिए बातचीत में भी ये शामिल रहा है। जगदीश जी, छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि रूपा जी से हाँ, अगला सवाल है। मैं जी छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हम जब कह रहे हैं कि किसान इसका फायदा उठा रहे हैं, पहले देखना चाहिए कि हम, हमारे जो किसान हैं उनके पास लैंड होल्डिंग का पैटर्न क्या है। आपको मिलेगा यहाँ 80% जो किसान है वो तो मार्जिनलाइज फार्मर है, जिनके पास मतलब 1 से लेकर 2, 3 या 4 एकड़ की लैंड है। बहुत मेजोरिटी किसान है जहाँ पर शायद उनके पास मोबाइल के तो नाम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि क्लस्टर्स बनाए जाएं, एआई हेल्पिंग सेंटर बनाए जाएं, या जहाँ पर जाकर वो जो छोटा किसान है। जी नेहा जी, उनके पास अभी तक मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल नहीं पहुंचा, अभी तक बिजली नहीं पहुंची। जब एजुकेशन के लिए हम लोगों ने गाँवों में स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम शुरू करना था, इंटरनेट नहीं पहुंचा उसकी वजह से, तो कहाँ हब बनेंगे। एक इमेजिनरी दुनिया की बात कर सकते हैं क्योंकि नैरेटिव चला है, नैरेटिव बिल्कुल चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस में ये नहीं आने वाला, क्योंकि इससे एक अपनी तरह की नई फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, नई तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बातचीत का तो हिस्सा किसानों को बनाया ही जा सकता है। अब सरकारें कैसे बातचीत का हिस्सा, क्योंकि किसान सबसे बड़ी मार्केट है, पॉलिटिकल मार्केट। अपेक्षा की जा सकती है। रूपा जी से मैं ले लूंगी। रूपा जी, एआई समिट का आयोजन हो रहा है और जो बातें हमारे पैनलिस्ट ने यहाँ पर उठाई हैं, एक भारत का आम नागरिक इस समिट में अपने लिए क्या अपेक्षा कर सकता, उम्मीद लगा सकता है? जिस तरीके से अभी तो दिख रहा है कि एआई का सबसे ज़्यादा खामियाजा इंडियन पब्लिक को उठाना पड़ रहा है, करोड़ों करोड़ों जो है लुट जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद 10-20 हज़ार 5,000 ऐसे भी जो है लूट का शिकार हो रहे हैं, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम आय वाला परिवार हो या फिर व्यक्ति हो, ये सभी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। रूपा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये काफ़ी हिस्टोरिकल एंड वेलकमिंग चेंज है इंडिया के लिए कि एआई समिट इंडिया में हो रहा है और इंडिया विल बी पोर्ट्रे एज अ वर्ल्ड लीडर इन एआई।
ऑल्दो हमारे पास एआई के लिए कुछ डिफरेंट लॉ नहीं है, जो कि यूरोपियन यूनियन के पास ऑलरेडी है लॉ, और वो उसको बहुत ही समझदारी से, या बोल सकते हैं सेफ्टी को पैरामाउंट रख के यूज करते हैं यूरोपियन यूनियन ने जो भी एआई का लॉ बनाया है। एंड डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड विच इज ऑन नंबर 1, यूएस के पास कोई एआई का लॉ नहीं है अभी। तो लॉ की बात मैं बाद में करती हूँ, कीपिंग इट असाइड, एंड आई टॉक अबाउट कि आम जनता पे इस एआई समिट का क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर तो हम सिर्फ इसको देखें कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इंडिया में, क्योंकि देयर आर thousands of people are coming from abroad. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, वो क्या अडेप्ट कहाँ पे करते हैं, हेल्थ केयर में जैसे करते हैं वो लोग एआई का यूसेज करते हैं, एजुकेशन में करते हैं। पर उन सबको देखने के साथ हमको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, विच ऑलरेडी माई को पैनलिस्ट हैड डिस्कस्ड, कि इन्वायरमेंट का इशू है डेटा सेंटर्स लगाने में, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बोला है कि मैं चाहता हूँ कि डेटा सेंटर्स यहाँ पे लगें। सो कीपिंग इन्वायरमेंट सेफ इज़ अ वन फैक्टर देयर। और अगर मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन में मैं एआई लेकर आऊँ, एंड विच माय पैनलिस्ट हैज़ ऑलरेडी मेंशन कि क्लास 6 से लग रहा है एआई, तो प्लेगरिज्म के लिए मेरे पास क्या लॉ है? प्लेगरिज्म को हमारे पास कुछ लॉ नहीं है, पर हम उसको एड्रेस करते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। जी, तो दीज आर द पॉइंट्स विच इज कॉज ऑफ कंसर्न। मैं नहीं चाहती लाइक एज लॉयर की एक और नया लॉ बन के आए एआई का। उसके लिए बहुत लॉजिकल रीजंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लॉट्स ऑफ लॉ, डीपी एक्ट है, और हमारे पास रूपा जी इसमें अगर हम स्पेसिफिक लॉ की बात नहीं करते हैं या फिर सरकार से इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है पहले से ही, क्योंकि हम इस एआई की दुनिया को अभी एक्सप्लोर बहुत आगे करना है, बहुत ही आगे बढ़ना है, और समय रहते इस तरह की पॉलिसी पर इसीलिए काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब बात ह्यूमन काइंड के वेलफेयर की आती है तो ये सुनिश्चित करना ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर मानवीय संसाधन इससे प्रभावित होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसकी पेनाल्टी या फिर जो मुआवजा है उस सरकार के दायरे में होनी चाहिए, ना कि कंपनियों पर या फिर जो भी इसके लिए जी। लॉज आर ऑलरेडी इन प्लेस मैम, उनका अभी भी इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ एआई एक नई चीज़ है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ आईटी एक्ट जो ऑलरेडी बन चुका है 2000 में। उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं 2018 में, 2015 में। प्राइवेसी एक्ट को एड्रेस करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वी हैव पेटेंट्स, वी हैव कॉपीराइट्स इन प्लेस। एआई इज उसके एडवांस का वो है, एक क्राइम करने का तरीका है। अगर मैं उसको नेगेटिव सेंस में लेकर जाती हूँ पॉजिटिविटी के लिए, मतलब अगर मेरे पास 1000 पेज का कुछ जजमेंट है एंड आई वांट टू रीड इट इन अ स्प्लिट सेकंड, एआई को मैं वहां पे भी यूज कर सकती हूँ। पर वो कितना सर्टेन है और कितना डिपेंडेबल है, कितना जो है आप इसका रिलाय कर सकती हैं, भरोसा कर सकती हैं। अगेन डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन कैपेबिलिटी, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज आफ्टर मेकिंग एनी सॉफ्टवेयर और यस। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है एआई समिट, और इसका फ़ायदा अधिकतर भारत के लोगों को, भारत के समाज को कैसे मिल सकता है, इसी चर्चा के जरिए कोशिश करेंगे आप दर्शकों तक इसके अहम बिंदुओं को पहुँचाने की। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत क्या एआई हब बन सकता है, कितनी संभावनाएं हैं भारत में मौजूद, जो टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ वो कहते हैं कि भारत में ऐसे स्किल सेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, सिर्फ ज़रूरत उन्हें रीशेप करने की है और उनको ढूंढने की है। और सरकार के पास, जो भारत सरकार है, उसके पास ऑलरेडी एक विज़न है। अविनाश जी के पास आप दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे। अविनाश जी, आपने शुरू में ही ग्लोबल साउथ की बात कही थी, कोविड का जिक्र किया था कि जिस तरीके से भारत ने उनके लिए वैक्सीन, वो भी दुनिया ने पहली बार देखा कि किस तरीके से इस किलिंग वायरस का समाधान निकाला जा सके। जब हम गरीब देशों की बात करते हैं या फिर विकासशील देशों की बात करते हैं, तो अभी भी जो बेसिक अमेनिटीज़ है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जब तक हम इस पर अपना फोकस नहीं करेंगे, हम भारत एक देश के रूप में और भारत एक मदद मुहैया कराने वाले देश के रूप में
अपनी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर सकता है, तो आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? अभी भी पानी, पीने का पानी भारत में सभी घर तक नहीं पहुंच सका है। इरिगेशन अगर देख लें तो तमाम जो खेती की ज़मीन है इरिगेशन प्रोजेक्ट में नहीं कवर कर पाए हैं। ऐसे में डेटा सेंटर इसकी संभावना के बिना ये कैसे संभव है? जी जी नेहा जी, देखिए, हमेशा से जब भी हम कुछ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे 80s में अगर राजीव गांधी के टाइम में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था इंडिया में, तो हम सभी इस बारे में लगातार डिस्कस कर रहे थे। सारे अखबार के एडिटोरियल्स इन बातों से भरे पड़े होते थे कि इससे हमारे यहाँ रोजगार की ऑलरेडी वैसे बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार नहीं है, और कंप्यूटर आ जाने से हमारा क्या होगा। इसी तरीके से 90s में जब हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे थे, तो भी बड़ा वर्ग था, वो चिंतित था कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, हमारा क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। ऐसे हमेशा ही हुआ है। अब जब देखिए कि जब यूपीआई इंट्रोड्यूस किया जा रहा था इंडिया में, और जब बैंकिंग वगैरह की बात हो रही थी, तो उस समय भी हम यही चिंता जाहिर कर रहे थे कि भाई हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं, तो उनका काम कैसे चलेगा। अब आज हम देखते हैं कि एक पान वाला भी, एक चाय वाला भी यूपीआई लगा के रखता है, और हम इजीली अपना लेन देन करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि हमारे एरिया में जो मांगने वाले आते हैं, भीख मांगने वाले आते हैं, आजकल वो भी यूपीआई लेके चलते हैं कि अगर आपके पास कैश नहीं है, छुट्टे नहीं है, तो आप यूपीआई कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो शुरू में ये थोड़ी चिंताएं होती हैं, और इसे लेके हम ये नहीं कह सकते कि हमें नई नई जो टेक्नोलॉजी है उससे दूर रहना चाहिए, उसको अडॉप्ट करने में झिझकना चाहिए। हाँ, ये हम जरूर करना चाहिए। जैसे एक और अभी बात हुई थी कि भाई जो डेटा सेंटर स्थापित होंगे, तो फिर जो कार्बन इमिशन होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कैसे होगा। देखिए, सरकार ने अभी कुछ टाइम से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है, डील करने की कोशिश की है। अभी कुछ दिनों पहले जब बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें एक कार्बन क्रेडिट, ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट स्कीम अनाउंस किया था, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का इनिशियल बजट दिया है, जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। ये है भी इसी के लिए कि अगर और देखिए, जब हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ जब हमारी ट्रेड डील हुई, वहां पे कार्बन के बड़े ही स्ट्रिक्ट लॉ हैं, और अगर हमें उनके साथ ट्रेड करना है तो हमारे पास भी इसका एक मार्केट होना जरूरी हो जाता है। और तो इसलिए जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, और जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी वो अप्लाई होंगे, प्लस दूसरे जो छोटे सेक्टर के लोग हैं, वो अपना कार्बन क्रेडिट उनको बेचकर फायदा कमा सकते हैं, और उसको चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। दुनिया भर में इस कार्बन क्रेडिट के उदाहरण रहे हैं। जैसे यूएस में आप देखिए 80s में एसिड रेन वाली समस्या बहुत हो गई थी, अमेरिका, कनाडा और आसपास के देशों में। वो और उसको डील करने के लिए फिर ये ट्रेडेबल जो कार्बन क्रेडिट वाला सिस्टम था, वहां पे ट्रेड एंड कैप सिस्टम लाया गया, और उससे वहां पे आज देखिए दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में यूएस शुमार है। तो इस तरीके की चीजें हमें करती रहनी पड़ेंगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब पर अविनाश जी, भारत का जो पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियां हैं, और भारत इससे किस तरीके से निपट रहा है, नई दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ की जो जनता है वो वहाँ से निकलने के मौके तलाशने लगी है, और हम अपनी राष्ट्रीय राजधानी को ही सुरक्षित नहीं बना पा रहे हैं। तो जी मैं सिद्धार्थ जी बिल्कुल, सिद्धार्थ जी बिल्कुल, अगर अविनाश जी आपकी बात हो गई है तो आप बिल्कुल पूरी करें, इसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। बस मैं उससे यही ऐड कर रहा था कि अब तक जो समस्या थी ना, वो यही थी कि सरकार कंट्रोल करने की, कमांड करने वाली जो मेंटालिटी है, वो हमेशा उसे फॉलो करती रही है। लेकिन दुनिया भर में ऐसे एग्जाम्पल हैं
कि जब आप सिटीजन्स को आप उसमें इन्वॉल्व करने लगते हैं तो सोल्यूशन धीरे धीरे निकलने लगता है। मैं और बस सिर्फ यही ऐड कर यहीं से जो है भारत सरकार का विजन दिखता है कि वो सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहती है, ह्यूमन काइंड को इन्वॉल्व करना चाहती है। सिर्फ एआई को ही डिस्कस नहीं किया जा रहा है बल्कि एआई के इम्पैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है। ऐसे में सिद्धार्थ जी अपेक्षाएं तो कर सकते हैं कि चलिए बहुत अच्छी शुरुआत भारत सरकार ने की और इसका फायदा गरीबों को जरूर मिलेगा। ये जो असमानता भारतीय समाज में बनी हुई है या फिर बढ़ गई है, अपेक्षा की जा सकती है कि असमानता जो है अमीर गरीब के बीच जो खाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। स्मार्टफोन तो सबके हाथ में आजकल होते ही हैं, इसका इस्तेमाल और ज़्यादा जो है कन्वीनियंटली और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकेगा। सिद्धार्थ जी देखिए, खुशफहमी और गलतफहमी रखने में कोई रोकता नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर आदमी रात में देख सकता है, कहीं उसमें गलती नहीं है। मेरा सवाल इतना सा है कि आप अगर मुझे कह रहे हैं, मेरा आपने परिचय दिया कि मैं बेंगलोर से हूँ, आईटी सेक्टर है, तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन पहले भारत का बजट प्रस्तुत हुआ। बजट प्रस्तुति के समय निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि पिछले एक साल में पूरे भारत में 890 एआई स्टार्टअप कंपनियां शुरू हुई, 890। और उन्हीं का डाटा कहता है कि उसमें से 360 कंपनियां, 890 में 360 कंपनियां केवल कर्नाटक और बैंगलोर में शुरू हो गई। तो मुझे बताइए कि एआई का अगर पूरा सब कुछ बैंगलोर में और कर्नाटक में हो रहा है, तो आप ये जो एआई का समिट है ये दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? विश्व कप, भारत में विश्व कप क्रिकेट कभी सुना है युगांडा में हो रहा है करके? युगांडा को क्या लेना देना विश्व कप क्रिकेट से? विश्व कप क्रिकेट तो भारत में होगा क्योंकि भारत विश्व कप क्रिकेट खेलता है। तो जो चीज जहां होती है आप वहां उसको अगर नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी नीयत आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी नीति पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन करने की क्षमता कहां है। क्योंकि ये जब डाटा सेंटर की बात करते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं, डाटा सेंटर का मतलब है एक डाटा सेंटर में रोज 2 करोड़ बिस्लेरी बोतल जितना पानी लगता है, एक साथ 11 करोड़ बिजली के बल्ब जितनी बिजली लगती है, 1 लाख करोड़ रुपया लागत लगता है। अच्छे राज्यों का एक साल का बजट 1 लाख करोड़ नहीं है, 1000 एकड़ जमीन लगती है। और पता है वहां पर जो इंजीनियर काम करते हैं कुल मिला के केवल 800, 900, 1000 लोगों को ही वहां पर रोजगार मिलता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जिसको रोजगार मिलता भी है उसकी सालाना वेतन पता है कितना है? 1 करोड़ रुपया। तो ये जो डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं ना, डाटा सेंटर अनिल कपूर के मिस्टर इंडिया जैसा है, वो दिखता है और नहीं भी दिखता है। लेकिन अगर ये डाटा सेंटर के टेक्नीशियन की बात करें तब तो थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि वो स्किल बेस्ड होता है और उसमें 1-1 करोड़ रुपया सालाना आय है। और मैं आपको लेटेस्ट और उसमें आपको स्किल सिखाना पड़ता है। और आपको स्किल की समस्या बताता हूं, स्किल की समस्या कहां आती है। लोग बोलते हैं कि स्किल सेट है। मेरे परिवार में एक बच्चा है जो कि आज की तारीख में आईआईटी मद्रास में डाटा साइंस कर रहा है। वहां पर उनके साथ समस्या ये आ रही है कि 3 महीने का ट्राइमेस्टर चलता है। पिछले ट्राइमेस्टर में उसको सिलेबस दिया गया और आईआईटी मद्रास ने कहा कि ये सिलेबस का कंटेंट हमारे पास नहीं है। इतनी तेजी से ये सिलेबस बदल रहा है कि कंटेंट हमारे पास नहीं है। आप कहीं से भी दुनिया से कंटेंट खोज लो, लेकिन 3 महीने बाद हम परीक्षा लेंगे आपकी। मतलब बिना कंटेंट दिए हुए आईआईटी मद्रास जैसी संस्था को आज लोगों को देना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी तेजी से बदल रहा है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये तो अपनी जगह पर है, डाटा सेंटर की क्षमता क्या है? ऐसा अगर स्थिति है तो दुनिया भर की कंपनियां भारत में आज क्यों आ रही हैं? बिल गेट्स से लेके सैम ऑल्टमैन वगैरह दिल्ली में भारत मंडपम क्यों पहुंचे हुए हैं? सीधा सा सवाल है, क्योंकि उन कंपनियों ने जो अरबों रुपए लगाकर डाटा सेंटर खोला है उसका सबसे बड़ा ग्राहक भारत के 140 करोड़ नागरिक हम लोग हैं। उत्पादक हमेशा पैसा कमाता है और उपभोक्ता हमेशा पैसा खोता है। हम उत्पादक भले नहीं हो लेकिन उनका सबसे बड़ा बाजार हम हैं, इसीलिए वो हम बाजार को खुश रखने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और तीसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि एआई आने से क्या कानूनी रूप से कुछ समस्याएं आएंगी? देखिए, एआई की सबसे बड़ी क्षमता है कि वो कंटेंट क्रिएट करता है, मतलब सामग्री नई बनाता है। कंटेंट जो है वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, आधा सच भी हो सकता है। मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं। तो आज अगर कोई झूठ बोलकर किसी को ठगता है तो पुलिस तुरंत जाकर उसको पकड़ लेती है। एआई जो है वो आदमी तो है नहीं, लेकिन एआई ठगने वाला है। फिर पुलिस गूगल को जेल में डालेगी क्या? एआई जब ठगने लगेगा तो आप पकड़ के डालेंगे किसको? तो मेरे ख्याल से आने वाली समाज में समस्या ये आने वाली है, समाज को ये सोचना है। रूपा जी के पास इसका उत्तर है, रूपा जी के पास इसका उत्तर है। मैं 5 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। आने वाले समय में ये कोई कानूनी समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि समाज को ये सोचना है कि किसी बात को मानना है
तो आप प्रचार के माध्यम से मानिएगा या खुद अपने विचार करके मानिएगा। ठीक है, मैं जगदीश जी से भी इसका उत्तर लूंगी, AI के जगदीश जी जमाने से में भी आने उसका उत्तर लूंगी। सिद्धार्थ जी ने 2 सवाल छोड़े हैं, मैं दोनों पैनलिस्ट के पास लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए दर्शकों को लेकर चलते हैं जगदीश जी के पास। जगदीश जी, बिल्कुल संक्षेप में समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, उसके बाद रूपा जी ने भी जिस AI को जेल में डालने की बात कही, सिद्धार्थ जी ने उसके पास क्या उत्तर है? जी जगदीश जी। जैसा मैंने पहले कहा ना कि बाय होम फॉर होम, मैं उसी की बात दोबारा करता हूँ। आपने कहा AI समिट एजुकेशन को प्रमोट करेगा, फलाना पर सब कहाँ प्रमोट करेगा? ये एजुकेशन को किल करने वाली बात है जो AI की बात आ रही है। ये कोरोना पीरियड के बाद जैसे बिल्कुल आपने सही बात कही है कि AI का कहीं जो है भारतीय कौशल पर उल्टा असर ना पड़ जाए। गायब होने लग गए हैं, कोई नहीं आ रहा है। जी। और इंफॉर्मेशन ही एजुकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, इंटरेक्शन का प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का प्रोसेस है। अगर हमने AI पे जितना ज्यादा हम फोकस पर भारतीय अभिभावक जो है, भारतीय अभिभावक कम से कम जी जस्ट 30 सेकेंड, AI का जितना हम नरेटिव कर रहे हैं वो कर रहे हैं कारपोरेट की तरह से, लेकिन जो बेनिफिट है वो पूरे समाज के पॉइंट से समाज को किसी भी तरह से नहीं मिल सकता। रादर समाज की अगर मैं थिंकिंग की बात करूं तो थिंकिंग कोलैप्स करने वाली बात है, एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने वाली बात है, और क्रिटिकल थिंकिंग या सोच हम किसी भी AI से डेवलप नहीं कर सकते। बिल्कुल AI का यूज उस ढंग से करना चाहिए कि हम इंडस्ट्री में या जहां प्रोड्यूस करना है कुछ कर लें, पर ये ह्यूमन लेबर को कम करके ह्यूमन स्किल्स जो है जाएंगे कहाँ? जी ह्यूमन जाएंगे कहाँ? ह्यूमन लेबर को खत्म करके ह्यूमन जाएंगे कहाँ? आप टीचर्स खत्म कर रहे हो, लेबर खत्म कर रहे हो। नहीं, पर वो उस समय को बचाता भी है। जी जी, रूपा जी से एक संक्षेप में ले लेते हैं। रूपा जी, क्या बिल्कुल हताश हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना तो किसी भी समाज का जो है हम कल्पना ही नहीं कर सकते? जी, वी हैव लॉ ऑलरेडी इन प्लेस जनरेटिव AI के लिए। इंटरमीडियरीज जो भी कंटेंट, सिंथेटिक कंटेंट बना के डाल रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए IT एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजन है। हमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू कीप अ सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजन्स, दैट्स अ पारामाउंट थिंग। जैसा कि को पैनलिस्ट जी ने बात करी थी कि कोविड हम लेकर आए थे दूसरे देशों में वैक्सीन भी, तो कोविड के आफ्टर मंथ्स जो हुए हैं लोगों को, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस आ रहे हैं। दैट शुड नॉट बी रेप्लिकेटेड टू AI। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है कि जो आपसे सूचनाएं मांगी जाती हैं, कम से कम उस व्यक्ति विशेष को या फिर हर नागरिक तक आप सूचनाएं और जानकारियां जरूर उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अविनाश जी आपका भी, डॉक्टर जगदीश आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका भी, और रूपा जी आपका भी बहुत बहुत आभार। अपने दर्शकों के सामने ये सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ कि AI इम्पैक्ट समिट, यानी कि आपकी और हमारी जिंदगी पर AI प्रभाव छोड़ रहा है, इस AI का भविष्य कैसा हो ये सुनिश्चित आप कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। लगातार इस बहस को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की इसीलिए हमने कोशिश की कि आप क्या समझते हैं AI के प्रभाव को हम तक लेकर पहुंचाए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल जरूर पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।